वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रिसेंट डेवलपमेंट जो कि करंट अफेयर के हवाले से पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रही हैं आजकल, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन की है इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट मखदूम अलीम कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू। अलीम साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा अलीम साहब, रिसेंटली काफ़ी डेवलपमेंट देखने में आई थी कि खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च में पहले फायरिंग का वाकया पेश आया, उसके बाद अब उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली उनके ऊपर FIR का मसला है, उनकी अदालत की हेयरिंग भी चल रही है। पैमरा की तरफ से रिसेंटली एक उन पे लेजिस्लेशन भी इंप्लीमेंट की गई थी और बहुत से ऐसे सिचुएशन जो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो इस सूरत हाल के बाद क्या लॉन्ग मार्च को बरकरार रख पाएंगे आगे? देखिए, अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान को माजी में थोड़ा सा उनकी एनालिसिस किया जाए कि माजी में वो किस तरीके के साथ मुश्किल वक्त में, टफ टाइम में खेलते आ रहे हैं, तो उस लिहाज से तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ये कातलाना हमला हुआ है, इसकी वजह से जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, खान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो टांग का जो उनका इशू था, मुझे लगता है ये है कि मेरी जाती राय ये है कि खान साहब को कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। कि और दूसरी बात जो आपने पैमरा वाली की, देखें माजी में भी काफी हुक्मरानों के जो है वो इस तरीके के साथ नोटिफिकेशन निकाल दिए जाते थे, और ये पैमरा की इसके ऊपर जाती दिलचस्पी समझे या किसी का आर्डर समझे, ये हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने इसका क्रेडिट दे, हुकूमत ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि देखें ना इस टाइम तीनों तरफ से कशीदगी चल रही है, तो एक बंदे को तो ऐसा रोल अदा करना चाहिए ना जो कोशिश करके दोनों के दरमियान पैचअप हो सके। या इसको यूं क्लियर कर देते हैं कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि जो पैमरा ने नोटिस लिया था उसको हुकूमत ने जो है वो खत्म कर दिया। और दूसरी बात आप करें मीडिया की, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस टाइम सबसे ज्यादा किसी पार्टी की सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज हो रही है या हाइप क्रिएट होती है, तो वो इमरान खान साहब हैं। माजी में भी इन्होंने इसी तरह से करके देखा था, जो खुलाफ हुआ था। इसके बाद अगर ये करते क्या होता, अदालत जाते, अदालत में इमरान खान का बयान देखा जाता। मुझे लगता है जिस वजह से इन्हें बैन करने की कोशिश की, वो अदालत में जाके वो चैलेंज हो जाता और इसके रिजल्ट मुख्तलिफ होते जिस तरह बाजी में हुए हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पैमरा ने कोई अच्छे इकदाम किए थे, क्योंकि माजी में भी कुछ लीडरांस के लिए की उनको ज्यादा हाइप मिली है। और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर काफी एक्टिव है और इनके काफी जो है अच्छा एक सोशल सर्कल है जिसको वो खान साहब लीड कर रहे हैं। जी अच्छा, अलीम साहब, रिसेंटली एक और जो है बड़ी लर्ज़ाक़ सिचुएशन देखने को मिली थी। लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम सेनेटर आज़म सवाती के बारे में, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ब्रेक डाउन हो चुके थे। जो वीडियो लीकेज का मामला सामने में आया, तो वाकई बहुत ही अजीब बड़ी लर्ज़ाक़ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सब पे आपका क्या कहना है? सर, मैं आज आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूँ, बतौर सहाफ़ी, बतौर इंसान आज मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ आजम सवाती साहब के साथ हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, एक लेवल होते हैं, चले आप जो भी करते किसी के साथ एक लेवल तक करें। मैं आजम सवाती की जिस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसको मैं देख रहा था, तो मुझ अंदर से एक किस्म का इंसान टूट जाता है। यार 70 साल के इंसान से और क्या इंतकाम लिया जा सकता है। मुझे एक चीज बताएं कि खुदा ना करे अल्लाह किसी के साथ ऐसा वक्त ना दिखाए। आजम सवाती 70 साल की उम्र में जब उसकी वो कई दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत दफा उन्होंने बताया जी मैं बाहर से जो भी चीज होती है इन्वेस्टमेंट और जो चीजों में वहां से अपने मुल्क लेके आता हूँ, और वो एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। उसके साथ जो हुआ है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वो पहले तो चले जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर वो बड़े जो है ना वो अंदर से टूट चुके थे, बाहर से बेशक जितने मुतमईन नजर है अंदर से काफी टूट चुके थे। कल वो फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार रो पड़े क्या कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके के साथ वो वीडियो, और जबकि हुकूमती एहलकारों या FIA की जानिब से बताया गया कि वो वीडियो फेक है जो भी है। लेकिन आजम अच्छा, इस पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर इसको थोड़ा सा हम ना डिफरेंस कर ले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले जब वीडियोस लीक होती थी तो उसके ऊपर जो है लोग इल्जामात लगाते थे ये वीडियोस आपकी है, ऐसी है ना। जबकि जिसकी वीडियो होती थी वो कहता था नहीं ये मेरी वीडियो नहीं है। अब
अब ये सिचुएशन बनी हुई है, वो 70 साल का बंदा एक किस्म का टूट फूट का शिकार हो चुका है। वो खुद बता रहे हैं कि यार ये नाजेबा वीडियो जो है वो मेरी और मेरी मिसेस की बनाई गई है। लेकिन मखदूम साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट एक और चीज देखने में आई कि एफआईए ने क्लेम किया कि वीडियो डीप फेक है, ये वीडियो एक्चुअली फेक बनी गई है, शक्लें बिगाड़ के एडिटिंग की गई है, तो इस सबको कैसे मैच करेंगे? देखें, अगर तो ये साबित होते तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब हम सबको एक एक फुट थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, ताकि अगर हमने मुल्क को लेके आगे चलने तो इन चीजों से थोड़ा सा एक एक स्टेप अगर हम पीछे हो जाए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जैसे देखें ना, एफआईए ने अचानक आके कह दिया जी ये वीडियो तो फेक है और ये बनाई गई है। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन जो आजम स्वाति के अल्फाज हैं आप उन पे तवज्जो करें कि उनकी वीडियो जो है वो उनकी बेटी को भेजी गई है। मतलब क्या एक 70 साल के बुजुर्ग की क्या वहां पे अपने बच्चों के सामने वो कैसे फेस कर सकेगा वो वीडियो, वो सारी सिचुएशन जो उस बेचारे के साथ हो रही है। और बतौर पाकिस्तानी मैं इस बात पे बड़ा शर्मिंदा हूं कि हम एक 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो उसकी इज्जत को महफूज नहीं रख सकते। चले आजम सवाल कि मखदूम साहब, जो भी डेवलपमेंट रिसेंट में देखने को मिली है, एक्चुअली हम इसे कंडेम करते हैं। जो खान साहब के साथ हुआ या जो सेनेटर आजम सवाती के साथ पेश आया, एक्चुअली इट इज़ कंडेमनेबल और इसको हम मजम्मत करेंगे इस बात की। लेकिन फिर भी अब जो सिचुएशन हो गई है, हम यही दुआ करते हैं कि आगे जो भी सिचुएशन हमें देखने को मिले वो काम हो, मुल्क के लिए बेहतर हो, और उसके लिए हम दुआ गो है। लेकिन चलें सबको हम कंक्लूड करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मखदूम साहब ये बताइएगा कि रिसेंटली एक और डेवलपमेंट देखने आई थी हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से, जो कि आई थिंक सो सीएम पंजाब को उनकी समरी भिजवाई गई थी उनकी ग्रेड्स के हवाले से। एक्चुअली वो क्या सिचुएशन थी, जरा हमें ब्रीफ भी कर दीजिएगा और उस पर अपना क्या मौकफ देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो किसी ने नहीं उठाया, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें जो है 300 से ज्यादा अफसरान का जो है वो फ्यूचर रिस्क पे लग चुका है। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड है, बहुत कॉम्पिटेंट इदारा बोर्ड है जिसमें टॉप लेवल के लोग बैठे होते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक हर चीज पे अगर सवाल उठाया जा सके, फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उन पे नहीं उठाया जा सकता। 3-4 साल से बताते खुद मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब जो है 9, 10, 11, 12 को जो है ये फेडरल सिलेक्शन बोर्ड बैठा। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के 19, 20 और 21 के अफसरान के इंटरव्यूज किए। इनकी प्रमोशन के हवाले से ये बोर्ड था। इसको बजाय बाकायदा तौर पर इसकी समरी बनाई गई, जिन जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया। और फेडरल सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से मैं एक और आपको चीज बता दूं, जिस तरह हम लोग किसी भी इदारे के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं किसी बोर्ड के ऊपर, इसके हवाले से जो है बहुत से लोगों से सुना है और खुद मैंने जब चीज देखी है कि फेडरल सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर जो है वो आप इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, जिसकी सिलेक्शन ना हो वो कुछ कह दे तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक समरी भेजी वजीर आजम ऑफिस को। अब ये कि बोर्ड बैठ रहे 10, 11, 12 अगस्त को, ठीक है, 9 से लेके अगस्त से लेके अब तक समरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही। मुझे किसी जराए ने ये कंफर्म किया है कि मेरे ख्याल से जो है वो हुकूमत कुछ अफसरान को ऐड करना चाहती थी, जो फेडरल सिलेक्शन बोर्ड ने शायद इनकार कर दिया। यही वजह है कि अब तक फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो है समरी के ऊपर सिग्नेचर नहीं हो सके। तो देखें, ये 300 से ज्यादा जो मुझे बताए गए हैं मेरे सोर्सेज की जानिब से, 300 से ज्यादा अफसरान है जिनका ये फ्यूचर खतरे में है। देखिए, एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमारी जो है वो हम कमजोर हैं, इत्तेहादी साथ है। दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत हर मामले में अपनी मन मर्जी करती हुई नजर आती है। अगर हुकूमत को कोई फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की तैनाती पे कोई इशू नहीं है तो आखिर अब तक फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो समरी है वजीर आजम ऑफिस को भेजी गई है, उसके ऊपर सिग्नेचर क्यों नहीं हो सके? अच्छा मखदूम साहब, मैं इसमें एक चीज देख रहा था कि जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि चीज हाईलाइट नहीं हुई और कहीं पे इसको बात नहीं छड़ी गई इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली क्या सिनेरियो क्या है, क्या गवर्नमेंट चाहे? क्योंकि एक्चुअली प्रोसीजर सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है कि उन्होंने अपॉइंट करना है, उन्होंने इनकी जो है एलोकेशन करनी है, उनकी प्रमोशन करनी है। एक्चुअली इशू क्यों आ रहा है, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये दबा क्यों है टॉपिक? क्यों जो है 300 लोग एक्चुअली एफपीएससी एक फेडरल इदारे के जो लोग हैं, इतने बड़े अफसर हैं, जो एक्चुअली मुल्क को चलाते वही लोग हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपना कुछ टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वही पूरी कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली क्या इशू है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, गवर्नमेंट क्या शो करना चाह रही है? गवर्नमेंट मैं आपको ये चीज बताऊं कि देखें, गवर्नमेंट अगर बेबस नहीं है
लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बेबस है, एहतियातियों के साथ बनी है, तो फेडरल सिलेक्शन बोर्ड के समरी पे अब तक सिग्नेचर क्यों नहीं हो सके, इस चीज का सवाल है। और जो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट की जानिब से जो काफी जरा इस चीज को कंफर्म करें कि समरी पे सिग्नेचर होके वो जल्द आ जाती एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और उसके बाद नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं बताना चाहूँ 19, 20 और 21 के अफसरान हैं जिनमें डायरेक्टर जनरल लेवल के अफसरान है, बहुत से पुलिस के अफसरान है, उनकी प्रमोशन होनी थी। देखें किसी भी जगह पे कोई भी इदारा हो, अगर वहां पे परमानेंट तैनाती नहीं हो सकती तो वहां पे काम जो है सुस्रवी का शिकार होते हैं, बहुत से सवालात उठ सकते हैं। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड को मैं ये कहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन बोर्ड है वो वफाकी बोर्ड है, ये कॉम्पिटेंट बोर्ड है, इसके ऊपर बहुत से जो है लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। 300 से ज्यादा जो मुझे बताए गए हैं, अब तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने जिनके इंटरव्यूज हुए, उन्होंने मुझे बताया कि 250 से 300 लोगों के जो है वो इंटरव्यूज हुए और उनकी प्रमोशन है। देखें कोई भी इदारा हो, लीड करने के लिए उसको जब तक उसका परमानेंट जो है वो हेड तैनात नहीं किया जाता, उस इदारे में बहुत से सवालात जन्म हो सकते हैं। परमानेंट जो अफसर है जो परमानेंट इसको लीड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, खुदारा इस पे अगर आपने कोई अपनी मर्जी, जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं कि फेडरल सिलेक्शन बोर्ड पर समरी पर सिग्नेचर न होने की बड़ी वजह कुछ हुकूमती जो है वो जेर नजर अफसरान को तवाज़ुना चाहते हैं। चले मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। ये इशू एक्चुअली हाईलाइट होना चाहिए, इस पे दोबारा हम डिटेल से बात करेंगे और एक्चुअली इसको हाईलाइट करेंगे कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मखदूम अलीम कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था इस सब पे बात करने के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, दोबारा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मजीद अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए सुबह की आवाज़ हमारे साथ।